हेलो क्लास 10th। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान सेट नंबर डी हल करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर फर्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन अ उमरिया, ब रायसेन, श गुना और द मुरैना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ उमरिया। नंबर 2, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर अ महानदी पर, ऑप्शन नंबर ब नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर श कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर द कावेरी नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? नंबर अ सोयाबीन, नंबर ब चावल, नंबर श तिल और नंबर द चना। तो चना जो है वो किसकी फसल है? रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर अ 1853, ऑप्शन नंबर ब 1855, ऑप्शन नंबर श 1872 और ऑप्शन नंबर द 1865। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर अ 1853। क्वेश्चन नंबर 5, आंखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक चिन्ह है? नंबर अ स्वतंत्रता का, नंबर ब न्याय का, नंबर श शांति का और नंबर द समानता का। तो आंखों में पट्टी बांधी हुई तराजू लिए हुए महिला न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? नंबर अ 1916, नंबर ब 1918, नंबर श 1920 और नंबर द 1922। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन अ 1916। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर फर्स्ट, औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। नंबर 2, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले खालिस्तान में थे। तो इसके पहले वो थे दक्षिण अफ्रीका पे। नंबर 3, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के खालिस्तान देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के इंग्लैंड देश में हुई। नंबर 4, बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है। नंबर 5, पेरियर रामास्वामी खालिस्तान प्रदेश से हैं। तो पेरियर रामास्वामी तमिलनाडु प्रदेश से हैं। नंबर 6, लोकतांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी है। तो लोकतांत्रिक की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम अ कॉलम ब। नंबर 1, संसदीय लोकतंत्र इंग्लैंड, औसत आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, परिवहन संचार तृतीयक क्षेत्र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक, वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का एकीकरण। तो संसदीय लोकतंत्र किससे मैच हो जाएगा? इंग्लैंड से। औसत आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। कृषि क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, परिवहन संचार होता है तृतीयक क्षेत्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक होता है और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है। तो इसके आंसर इनके सामने ही आपको दिए हुए हैं। नंबर 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो भारत को सुनहरा रेशा जूट की वजह से कहा जाता है। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? तो नेपोलियन ने इटली पर हमला 1797 ईस्वी में किया। नंबर 3, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ है? तो भारत में लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक, ओडिशा और झारखंड में है। नंबर 6, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है? तो सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसमें नागरिकों की हिस्सेदारी होती है।
क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? सत्य होते हैं। ये सत्य है कि ये आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी होता है। बेल्जियम में एकात्मक सरकार है। तो ये कथन है असत्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कथन है सत्य। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। यह कथन है सत्य। नंबर 5, गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है। यह कथन है सत्य। भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है। यह कथन है असत्य। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के उन 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मृदा पाई जाती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किन राज्यों पे काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा का रंग काला होता है। इन्हें रेगर मृदा भी कहते हैं। ये लावाजनक शैली से बनती है। किस शैली से बनती है? लावाजनक शैली से। ये मृदाएं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, कहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। तो आपको ऑप्शन पूछ सकता है कि काली मृदा में कौन सी खेती होती है? तो कपास की। और कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में पाई जाती है। नंबर इसके और पे है, मृदा अपरदन के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसका आंसर है मृदा अपरदन के कोई 2 कारण निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं मृदा अपरदन को नियंत्रित करने की विधियां या उपाय ये हैं। नंबर 1, बांधों का निर्माण और नंबर 2, वृक्षारोपण। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बांगर क्या है? लिखिए। बांगर क्या है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। ऊंचे भागों में पाई जाने वाली यह मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। बांगर स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है। यह कम उपजाऊ होती है। इसमें प्रायः कंकड़ पाए जाते हैं। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। चलिए इसका आंसर है भारत में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आंसर देखते हैं। भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं वन मृदा पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। गन्ना नगद दाम की फसल कही जाती है। लिखिए। चलिए इसका आंसर है हमारे देश में गन्ना एक नगदी फसल है जिसका उपयोग चीनी, गुड़ तथा शराब निर्माण में प्रमुखता से किया जाता है। दुनिया भर में गन्ना उत्पादन में भारत का 2रा स्थान है। इसके बावजूद गन्ना किसानों की आर्थिक दशा किसी से छुपी नहीं है, जहां गन्ने की खेती में लागत लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का और देखेंगे। रबी और खरीफ की फसलों के 5 नाम लिखिए। तो हमको किसकी फसल बताना है? रबी की और खरीफ की फसलें। भारत की प्रमुख रबी एवं खरीफ फसलें। नंबर 1, रबी फसलें गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि ये सब रबी की फसलें हैं। एंड खरीफ की फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली आदि ये सब फसलें हैं खरीफ की फसलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विनिर्माण क्या है? लिखिए। आंसर, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। मतलब जो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चा माल मिलता है ना, जो कच्चा माल मिलता है उसको परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाती है। जैसे अनाज से आटा पीसना, कपास से धागा तथा वस्त्र बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लौह अयस्क से कच्चा लोहा तथा मशीनें बनाना। ये है विनिर्माण के आपका आंसर। नंबर 9 का और में दिया है 2 सार्वजनिक व निजी उद्योगों के नाम लिखिए। सार्वजनिक उद्योगों के नाम
और निजी उद्योगों के नाम हमको बताने हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये हमारा सार्वजनिक और निजी उद्योग क्षेत्रों पे अंतर है। तो ये अंतर भी आप पढ़ लेंगे और फिर आपको इनके उद्योगों के नाम बताने हैं। जैसे कि सार्वजनिक उद्योगों का नाम है ONGC और शेल, और निजी उद्योगों के नाम पे आता है टाटा आयरन एंड स्टील, बाटा सू आदि। ये सब निजी पे आ जाते हैं और ये आपके इसके अंतर हैं। यदि आपको इसको पढ़ना हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। नंबर 10 है हमारे पास में, परिवहन के कौन से साधन हैं, लिखिए। आंसर देखेंगे, परिवहन के विभिन्न साधन हैं रेल, बस, ट्रक, वायुयान, जलपोत, पाइपलाइन आदि। ये सब परिवहन के साधन हैं। चलिए इसके और में हमें दिया हुआ है राजमार्ग क्या है, और ये क्वेश्चन जो है हमने साइड बी पे डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से इसका आंसर ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डिजिटल भारत क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी हमने साइड बी पे डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नंबर 11 के और पे दिया है 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए। तो 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, है ना, ये सब आपके संचार के साधन हैं जो आप लिख सकते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन, कॉर्न लॉ क्या है, लिखिए। तो कॉर्न लॉ क्या है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। कॉर्न लॉ का, ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। क्या करी थी, ब्रिटिश सरकार ने भूस्वामियों के दबाव पे आकर मक्का के आयात में पाबंदी लगा दी थी। कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी, उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। ठीक है, यही है कॉर्न लॉ। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं, निषेधाधिकार वीटो पावर क्या है। तो वीटो क्या है या निषेधाधिकार, आपको ये इसमें कोई भी नाम आपको दे सकता है, तो आपको इसके दोनों नाम याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं कि वीटो क्या है। वीटो निषेधाधिकार इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती। यदि एक भी सदस्य असहमत है तो ये उसको क्या कर देगा, खारिज कर देगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है, लिखिए। तो फ्लाइंग शटल जो है वो है, आंसर देखते हैं, यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। किसके सहारे चलता है ये, रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, बुनाई में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के और पे हमें दिया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, लिखिए। चलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे, ताकि सही तरह से व्यवसाय कर सकें और सामूहिक चिंता के मुद्दों पर फैसला ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर है गुटेनबर्ग का, एक जर्मन आविष्कारक थे, मुद्रक, प्रकाशक और स्वर्णकार थे, जिन्होंने अपने यांत्रिक जंगम प्रकार के मुद्रण यंत्र के साथ यूरोप में छपाई की शुरुआत की थी। तो ये थे अपने गुटेनबर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का और जो है वो है, पंचांग से क्या आशय है, लिखिए। तो पंचांग जो है हमने शेड बी पे डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से इसका आंसर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, खगोल शास्त्र क्या है, लिखिए। तो हमको बताना है कि खगोल शास्त्र क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या की जाती है। तो यही है खगोल शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 15 का और, कंपोजिटर क्या है, लिखिए। आंसर है, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति ही कंपोजिटर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का और, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र के दो उदाहरण दीजिए।
चलिए इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं मछली पालन, और द्वितीयक क्षेत्र गन्ने से चीनी, और तृतीयक क्षेत्र है संचार। तो इस तरीके से आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, वैश्वीकरण का छोटे उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो वैश्वीकरण का छोटे उद्योगों पे या छोटे उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा है। चलिए इसका आंसर ये है कुटीर एवं लघु उद्योगों पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिला है। जैसे कम पूंजी के कारण ये विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था और विदेशी कंपनियां क्या करती थी, ज़्यादा इन्वेस्ट करती थी, इसलिए ये उनके सामने टिक नहीं पाए। दूसरा कारण है कि रोजगार पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वैश्वीकरण सिर्फ कुशल एवं तकनीकी रूप में दक्ष लोगों को ही रोजगार प्राप्ति हुई है, क्योंकि क्या होते हैं जो लोकल लोग थे उनको क्या थी, ट्रेनिंग की कमी हो रही थी, इसलिए इसका इन पर प्रभाव देखने को मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का और देखते हैं। कंटेनर क्या होता है, लिखिए। तो कंटेनर आंसर है इसका वस्तुओं को कंटेनरों में रखा जाता है, जिससे इन्हें जहाज़ों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाज़ारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणाम स्वरूप वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। तो कंटेनर क्या है, वस्तुओं को कंटेनरों में रखा जाता है, यही है कंटेनर का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 18, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे, मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, इनके आवास की रक्षा करना। दूसरा, सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित करके संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए। कई परियोजनाओं की घोषणा की गई, जिनका प्रमुख उद्देश्य गंभीर खतरों में पड़े विशेष वन्य प्राणियों को रक्षा प्रदान करना था, जैसे गेंडा, बाघ, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ, एशियाई शेर आदि। इसी अधिनियम के अंदर कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन, हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। चलिए इसके और का क्वेश्चन, वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार को लिखिए। आंसर है, भारत में वन्यजीव संरक्षण एवं रक्षण में विभिन्न समुदायों के निम्न प्रकार योगदान दिया गया है। नंबर 1, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया। नंबर 2, राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बांध रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। नंबर 3, भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे पीपल, वट। नंबर 4, भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं, क्योंकि वे इन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं, जैसे नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि में भेरादेव डाकव सेंचुरी बनाई है, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार को वर्जित कर दिया गया है एवं बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगाई गई है। तो इस तरीके से वन्य जीवों का संरक्षण किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए।
तो ये जो है संघवाद क्या है, ये हमने सेट बी पे डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आप इसका आंसर पढ़ लेंगे। नंबर इसके और पे दिया है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, लिखिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है वो क्या है, चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण का ये है हमारा, सत्ता का बंटवारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। मतलब केंद्र से राज्य को शक्तियां जब दी जाती है, केंद्र और राज्य सरकार से जो शक्तियां हैं उनको लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो यही कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिखिए। तो केंद्रीय बैंक को हमको समझाना है और उसके प्रमुख कार्यों को हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं केंद्रीय बैंक क्या है। तो केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। यह बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है। ये एक राष्ट्रीय बैंक होता है और दूसरे बैंकों से ये अलग होता है। इस बैंक का मुख्य कार्य देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित, मतलब इसका कार्य क्या है, देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप से संचालित तथा देश के अन्य बैंकों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करना होता है। केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकता अनुसार पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। देश की शाख एवं बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है तथा सरकार के वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके और में है मुद्रा क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। मुद्रा बताना है हमें। मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। विनिमय का माध्यम नंबर 1 है। यह मुद्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य द्वारा मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोहरे संयोग के अभाव की कठिनाई को दूर करके विनिमय रीति को व्यवस्थित और सरल बना दिया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त कर सकता है। क्या करेगा वो, अपना जैसे किसी की राशन की दुकान पे गए तो राशन की दुकान से आपने राशन दिया और राशन के बदले में आपने उसको मुद्रा दिया, तो कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पुराने समय में जब मुद्रा नहीं थी तो उस समय में क्या करते थे कि यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, वो उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसको उसके पास जो वस्तु है उसकी ज़रूरत हो और उसे वह वस्तु उस व्यक्ति से मिल जाए। मतलब यदि इसके पास में ये गया है व्यक्ति, तो यदि इसको चावल की ज़रूरत है तो इस व्यक्ति को उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल है। ठीक है, तो ये क्या होता था कि चावल चाहिए तो उसको चावल वाले व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा और उस चावल वाले व्यक्ति को उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए जो ये व्यक्ति उसे देने वाला है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी परेशानियां आती थी जब मुद्रा नहीं थी। तो मुद्रा के आने से क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वस्तु के बदले में मुद्रा मिल जाती है और फिर वो मुद्रा लेकर उस जगह पर चले जाता है जहाँ उसकी आवश्यकता पूरी हो सके। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा को केवल इसलिए प्राप्त नहीं किया जाता कि वह स्वयं मूल्यवान होती है, वरन इसलिए कि इसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सामान्य क्रय शक्ति होती है। नंबर 2, मूल्य का मापक। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मूल मापक के रूप में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की विनिमय शक्ति को आंकने को कर रहा है। वस्तु विनिमय के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के रूप में मूल्य मापन एक कठिन कार्य था। मुद्रा के प्रचलन से अब यह कठिनाई दूर हो गई है और सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों को मुद्रा में मापा जा सकता है। प्रोफेसर कोलबर्न के अनुसार यह माप या तुलना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लाभ और हानि का अनुमान इसी के आधार पर लगाया जाता है। नंबर 3, मूल्य संचय का आधार। मूल संचय का आधार प्रत्येक व्यक्ति भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संग्रह करना आवश्यक समझता है। यदि यह संग्रह वस्तुओं के रूप में किया जाए तो यह स्पष्ट है कि वस्तुएं कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति को
भविष्य के लिए सब्जियां चाहिए, तो वो क्या है, आज सब्जियों को इकट्ठे करके नहीं रख सकता। यदि आज सब्जियों को इकट्ठे करके रखेगा तो वो खराब हो जाएगी भविष्य में। लेकिन यदि वो मुद्रा को इकट्ठे करके रखता है तो उसी मुद्रा का प्रयोग करके वो भविष्य में सब्जी खरीद के उसका उपयोग कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि यह वही बोल रहा है कि वस्तुएं कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाती हैं। मुद्रा के आविष्कार ने इस समस्या का समाधान किया। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा को संग्रह करके रखता है, क्योंकि मुद्रा से में वस्तुओं को क्रय करने की शक्ति होती है। नंबर 4, मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा द्वारा मूल्य का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलतापूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आगरा छोड़कर इलाहाबाद बसना चाहता है तो वह आगरा में स्थित मकान व अन्य संपत्ति को मुद्रा में बेचकर उसी मुद्रा से प्रयागराज में नया मकान व संपत्ति क्रय कर सकता है। तो यह है मूल्य का हस्तांतरण। इसके साथ ही मुद्रा के माध्यम से उधार लेन देन की प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है। उपभोक्ता मुद्रा के माध्यम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तथा उत्पादक अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है। संक्षेप में मनुष्य के जीवन में मुद्रा अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, लिखिए। आंसर, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ नमक कानून का उल्लंघन कर किया। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को तोड़कर का शुभारंभ नमक कानून को तोड़कर किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया। यह घटना दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख कार्य हैं, नंबर 1, नमक कानून तोड़कर नमक बनाया जाए। नंबर 2, विदेशी वस्त्रों को त्याग कर उनकी होली जलाई जाए। और नंबर 3, शासकीय नौकरी को छोड़ा जाए। और नंबर 4, जनता सरकार को कर ना दे। चलिए आगे देखते हैं। नंबर इसका और में है, साइमन कमीशन क्या है, लिखिए। तो इसका आंसर है साइमन कमीशन का 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया, जिसका कार्य भारत के संवैधानिक सुधार लाने के लिए रिपोर्ट तैयार करना था। इस कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों का इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था। जहाँ यह कमीशन जाता था वहाँ हड़तालें होती थी, काली झंडियाँ दिखाई जाती थी और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया जाता था। इसी आंदोलन को नेतृत्व करते हुए पुलिस की लाठियों के प्रहार में लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। तो यही है साइमन कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनमत तैयार करना। राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखकर जनमत तैयार करते हैं। मतलब जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं ना, वो समस्याओं को स्पष्ट कर देते हैं और जनता के जनमत तैयार करते हैं। वे पत्र पत्रिकाओं तथा सभाओं में इन समस्याओं को सरल ढंग से सामने रखते हैं और फिर इस लोकमत को तथा जनता को की कठिनाइयों को संसद में रखते हैं। नंबर 2, मध्यस्थता। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के सामने तथा जनता की इच्छाओं को सरकार के सामने रखते हैं। क्या करते हैं इसमें मध्यस्थता में? सरकार क्या करता है, जो नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के सामने रखते हैं और जनता की इच्छा को सरकार के सामने रखते हैं। आलोचना। प्रजातंत्रीय शासन में बहुमत प्राप्त दल अपनी सरकार बनाता है। जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उसकी सरकार बनती है। और अल्पमत दल विरोधी दल का कार्य करते हैं और जिनको कम वोट मिले रहते हैं वो विरोधी दल का कार्य करते हैं। विरोधी दलों की आलोचना के भय से सत्तारूढ़ दल गलत कार्य व नीतियाँ नहीं अपनाता।
राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक दल साधारण नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा, साधारण नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देने का कार्य भी करते हैं। चुनाव के दिनों में राजनीतिक दल प्रेस, रेडियो, टीवी व सभाओं के माध्यम से अपनी नीतियों व जनता के अधिकारों का वर्णन करते हैं। इससे नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। नंबर 5, शासन पर अधिकार। राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य शासन पर अधिकार करना होता है। वे प्रचार साधनों के द्वारा जनमत को अपने पक्ष में करते हैं और सत्ता पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं। नंबर 6, संसदीय सरकार के लिए अनिवार्य। संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का निर्माण दलों के आधार पर होता है। संसद के निम्न सदन में जिस दल का बहुमत होता है वह सरकार बनाता है। नंबर 7, लोकतंत्र के लिए अनिवार्य। लोकतंत्रात्मक शासन में राजनीतिक दल अनिवार्य होता है। इसके बिना निर्वाचन की व्यवस्था करना कठिन है। दलों से ही सरकार बनती है और वहीं पर उस पर नियंत्रण रखते हैं। उनके माध्यम से सरकार व जनता के बीच संपर्क स्थापित होता है और जनता की कठिनाइयों से सरकार अवगत होती है। नंबर 8, मतदान में सहायक। राजनीतिक दलों के सहयोग से नागरिकों को निर्वाचन के समय यह निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती है कि उन्हें अपना मत किस उम्मीदवार को देना है। वह जिस दल के कार्यक्रम व नीति को पसंद करता है उसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके और में हमें क्वेश्चन है, क्षेत्रीय दल व राजनीति दलों के बीच क्या अंतर है, समझाकर उदाहरण सहित लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल। नंबर 1, ये क्षेत्रीय मुद्दे उठाते हैं और ये क्या करते हैं, राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं। नंबर 2, क्षेत्रीय दलों के अक्सर किसी एक व्यक्ति या परिवार का प्रभुत्व होता है। क्षेत्रीय दलों में किसी एक व्यक्ति का या परिवार का प्रभुत्व होता है, मतलब वही इसके क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। जबकि राष्ट्रीय दलों पर भी व्यक्ति व परिवारवाद का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सभी दलों में ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ दलों में होता है, सभी में नहीं होता है। नंबर 3, ये दल क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं तथा इनका अस्तित्व भी क्षेत्रीय स्तर तक होता है। नंबर इसका 3, ये दल पूरे देश में कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव भी पूरे देश में फैला होता है। क्षेत्रीय दल जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। जबकि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नंबर अ, HVJ गैस पाइपलाइन। नंबर ब, मुंबई हाई। नंबर श, मलाजखंड। नंबर द, खेतड़ी। चलिए तो ये रहा आपका मुंबई हाई, ये है आपका मलाजखंड और ये है खेतड़ी। और हमको दिखाना था जो हाईवे था वो गैस पाइपलाइन जो है ये आपकी दिखाई गई है हजीरा से जगदीशपुर तक की, ये है गैस पाइपलाइन। चलिए देखिए गैस पाइपलाइन को इस तरीके से शो करते हैं। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानचित्र में निम्न प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र को दर्शाइए। नंबर अ, हजारीबाग। नंबर ब, अजमेर। नंबर श, गया। और नंबर द, वैबर। चलिए ये रहा हमारा पहला अभ्रक उत्पादन अजमेर पे, यहाँ पे, और उसी के थोड़ा नीचे पे है बेवर। ठीक है, ये रहा गया और ये है हजारीबाग। तो इस तरीके से ये चारों पॉइंट हमने यहाँ पर शो कर दिए और यहाँ पे हमारा सेट ये पूरा, और यहाँ पे हमारे सेट डी के सारे क्वेश्चन 23 कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।